आज स्वतंत्रता संग्राम की श्रृंखला को हम और आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोगों ने 1929 तक के भारत को समझा था। कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर के 1939 तक लाहौर अधिवेशन तक की गाड़ी पटरी पे आ चुकी थी। यहीं से सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले पीछे घटनाओं को थोड़ा सा झांक लें, इसे आगे चलने में थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि इतिहास घटनाओं का क्रम है। इसमें आपको पीछे मुड़ना भी है, कदम से कदम मिलाना भी है, आगे झांकना भी है और पीछे ताकना भी है, और यही इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। शुरू करते हैं। सामन कमीशन भारत में आया था एक नए कानून को माहौल बनाने को लेकर, पुराने कानून की जांच करने को लेकर। 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए सामन कमीशन जब भारत में आया था तो कई संभावनाओं के साथ, लेकिन हमने इसका विरोध किया। सभी इसमें अंग्रेज थे, कोई भारतीय नहीं था। उसी समय उसी के विरोध में नेहरू रिपोर्ट हमारी आई, जो भारतीयों का पहला संविधान कहलाती है। नेहरू रिपोर्ट को अंग्रेजों ने बॉयकॉट किया, तो हमने कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की, और उसी मांग को पूरा करने के लिए हमने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया। तब से 18 वर्ष लगातार हम 26 जनवरी को ही अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते रहे, और आज 15 अगस्त हमारा स्वतंत्रता दिवस है, तो 26 जनवरी हमारा वो दिन है जिस दिन हमने संविधान को अपनाया था। लाहौर अधिवेशन इसलिए फेमस है क्योंकि हमारा संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ। इसकी वजह थी 26 जनवरी। पूर्ण स्वराज की मांग को पूरा करने के लिए वक्त आ गया था, एक नया जन आंदोलन शुरू किया जाए। महात्मा गांधी राजनीति की पारी में वापस आ चुके थे। अशोक आंदोलन 1922 में उन्होंने ड्रॉप किया था। अब वो एक नए आंदोलन के लिए तैयार थे। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं 1930 का भारत, और जितना आज पहुँच जाए। 1930 में पूर्ण स्वराज की मांग को पूरा करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत थी। लेकिन इसकी शुरुआत ऐसे नहीं जैसे हम लोग सोचते हैं। इरविन उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, और उन्होंने नमक पर कर लगा दिया था। नमक एक बहाना था, गांधी को राजनीति में आना था। इसी मुद्दे पर वो राजनीति में दोबारा वापस आए। अपने यंग इंडिया पेपर में उन्होंने इरविन के सामने अपनी 11 सूत्री मांगें रखी, और ये कहा कि अगर ये पूरी हो जाती हैं तो हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे। अंग्रेज़ों ने इन मांगों को हल्के में लिया। गांधी जी ने अपना आंदोलन स्टार्ट किया। इस आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च से होती है, दांडी यात्रा से। इस आंदोलन में कई छोटी छोटी घटनाएं आपको मिलेंगी। दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह, खुदाई खिदमतगार आंदोलन, लाल कुर्ती मूवमेंट्स, दर्शना की इवेंट्स, आदिवासी लोगों का जियाल यंग मूवमेंट्स वगैरह। तो हर घटना के बारे में इतने पॉइंट्स हैं कि इसको जब पढ़ाएंगे डिटेल से तभी हम बताएंगे। नमक सत्याग्रह इस आंदोलन का पहला पॉइंट है। 12 मार्च से आंदोलन शुरू हुआ और उसकी पहली इवेंट है नमक सत्याग्रह। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दांडी यात्रा गांधी जी के किस आंदोलन का हिस्सा है, तो आंसर होगा फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। एक साल ये आंदोलन चला, लेकिन इसी बीच लंदन में गोलमेज सम्मेलन चल रहे थे 1930 से 32 तक। पहले में कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। इधर भगत सिंह सैंडर्स मर्डर केस में फंस चुके थे। उनकी फांसी की डेट भी फाइनल हो चुकी थी 24 मार्च, जो 23 मार्च को हुई। तो एक बड़ा जन समुदाय भगत सिंह की तरफ आकर्षित हुआ। गांधी जी का आंदोलन धीरे धीरे हल्का होने लगा। अब गांधी जी में लोगों का उतना इंटरेस्ट नहीं था। लोगों की सहानुभूति सिंपैथी भगत सिंह की तरफ थी। ये कुछ ऐसे रीजन थे जो आंदोलन को धीरे धीरे कमज़ोर कर देते हैं। इरविन भी चाहते थे कि अभी आंदोलन बंद हो, कांग्रेस का सपोर्ट जब तक मिलेगा नहीं, गोलमेज सम्मेलन का कोई कह सकते हैं लाभ नहीं मिलेगा। यही वजह थी कि 5 मार्च 1931 को दिल्ली पैक्ट हुआ, जिसको गांधी इरविन पैक्ट भी कहते हैं, और इस पैक्ट में इस आंदोलन को कैंसिल किया गया। और गांधी इरविन के इस पैक्ट के आधार पर गांधी जी लंदन जाने को एग्री हुए, और यहाँ से हमारे गोलमेज सम्मेलन स्टार्ट हो जाते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन अलग अलग डेट को हुए। कोई पहला 30 को हुआ, दूसरा 31 को हुआ, तीसरा 32 को हुआ, और तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुए। पहले गोलमेज सम्मेलन में सबसे अधिक मेंबर थे, दूसरे में सबसे कम थे। तीनों में अम्बेडकर जी ने पार्टिसिपेट किया था। कांग्रेस के सदस्य केवल दूसरे में शामिल हुए थे, और गांधी जी ने कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। ये सारी बातें आगे हम डिटेल से पढ़ा देंगे। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी अम्बेडकर का जब आमना सामना हुआ, दलित के मुद्दों को लेकर के अंग्रेजों ने राजनीति की। हमें फिर फूट डालने का प्रयत्न किया गया,
और इसी मुद्दे पर गांधी जी ने इस आंदोलन का बाइकाट किया और उन्होंने लंदन को छोड़ा। भारत में आकर के उन्होंने फिर अपने उसी आंदोलन को प्रारंभ किया जो उन्होंने छोड़ा था, सपने विज्ञा आंदोलन। जब शुरू किया था तब नमक का मुद्दा था। गांधी जी 8 साल के बाद राजनीति में वापस आए थे। लोहा गर्म था, गांधी ने हथौड़ा भी मारा। लेकिन जब दूसरा आंदोलन फिर शुरू किया 2 साल के बाद, आंदोलन वही था, लेकिन आंदोलन में वो आँच नहीं थी, वो गर्मी नहीं थी, वो कसक नहीं थी, वो ठनक नहीं थी, क्योंकि अपना नमक था, ना भगत सिंह थे। क्योंकि कोई भी जन आंदोलन पुश करके धक्का दे के नहीं चलता है। लोगों का गांधी के प्रति एक मोहभंग हो चुका था, इसीलिए गांधी जी ने अपने को आंदोलन से दूर रखा। इसी बीच अंग्रेजों ने गांधी जी को अरेस्ट कर लिया और पूना की रवदा जेल में शिफ्ट कर दिया। आंदोलन धीरे धीरे 32 तक से 34 तक रेंगता रहा, ख़त्म हो गया। तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो पहले से ही आते हैं, क्योंकि इसका संबंध दांडी यात्रा जैसे घटनाओं से है। दूसरा केवल गांधी जी के आंदोलन का एक क्रम पूछा जाता है, उसके लिए आपका काम करेगा। इधर गांधी जी जेल में थे, उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने भारतीयों को तोड़ने के लिए और भारत की राजनीति का फायदा उठाने के लिए, गांधी अम्बेडकर के मतभेदों को और बढ़ाने के लिए दलित के मुद्दे को हाईलाइट किया और ये घोषणा की जो अगस्त घोषणा कहलाती है, अगस्त अनाउंसमेंट, कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932। एग्जाम में कई घटनाएं अगस्त से भी आते हैं, लेकिन आगे इसको हम पढ़ा देंगे। लेकिन यहाँ पर अगस्त की घोषणाएं 2 हैं। पहली अगस्त की घोषणा 1917 में की थी, जब मार्टेंग्यू ने अनाउंसमेंट किया था। एनिवर्सेंट से संबंधित ये घटना है, उसको अनाउंसमेंट अगस्त 1917 बोलते हैं। वहाँ एम फॉर मार्टेंग्यू है या एम फॉर मैकडोनाल्ड है। तो मैकडोनाल्ड का संबंध 32 से है, मार्टेंग्यू का 17 से। अगस्त दोनों में कॉमन है। ऐसे अगस्त क्रांति रिवॉल्यूशन 32 में आएगा, 9 अगस्त। अगस्त मूवमेंट अशोक आंदोलन 1 अगस्त 1920 को था। तो आगे चल करके ये हम लोग और पढ़ लेंगे। इस घोषणा में दलितों को हिंदुओं से अलग करने की कोशिश की गई। गांधी जी ने इसका विरोध किया और जेल के अंदर ही भूख हड़ताल शुरू कर दी। गांधी जी का स्वास्थ्य खराब होने लगा। मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, एम जेकर के प्रयास से अम्बेडकर जी और गांधी जी की मुलाकात यरवदा जेल में हुई। दोनों ने एक समझौता किया, एक सहमति की, जिसको बोलते हैं पूना पैक्ट। ये एक्ट गांधी अम्बेडकर के बीच हुआ था, जिसका मेन विषय था दलित वर्गों को हिंदुओं के साथ रखना। हम संयुक्त इलेक्शन को, निर्वाचन को चाहते थे और पृथक निर्वाचन को नहीं चाहते थे। हमने इम्पोर्टेंस दिया कंबाइंड इलेक्शन इन द प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्शन, और इसी आधार पर यह आंदोलन समझौता कंप्लीट हुआ। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में होने वाला था। तीनों गोलमेज सम्मेलन वर्ष के अंत के 4 महीनों में हुए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तीसरा गोलमेज सम्मेलन जब शुरू हुआ तो उसमें अम्बेडकर जी ने फिर पार्टिसिपेट किया, और तीनों गोलमेज सम्मेलन के बाद जो समरी बनी वो ये बनी कि अब भारत में एक नया अधिनियम आ जाए, एक नया संविधान आ जाए। और उसका परिणाम था अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट। 1919 के एक्ट को, 1935 के एक्ट को एक साथ हम पढ़ाना चाहेंगे। दोनों में कुछ ऐसी बातें हैं जो दूसरे से जुड़ी हैं। फिलहाल यहाँ पर इतना बताना है, 1935 का एक्ट अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिनियम है। हमारा 75% संविधान इसी एक्ट से बना। संघीय व्यवस्था हो, संघीय न्यायालय की बात हो, अखिल भारतीय सेवाओं की बात हो, प्रांतों में पहले आम चुनाव की बात हो, ये सब इसी एक्ट से हम देखते हैं। इसी एक्ट के अनुसार भारत में पहली बार प्रांतों में चुनाव हुए। उसकी वजह यह है कि हमारी 2 मांगें अब ट्रैक पे थीं। पहली मांग थी होम रूल की, जो 1916 में पटेल और यूनिवर्सिटी ने स्टार्ट की थी, और नेहरू रिपोर्ट में हमने होम रूल की मांग को फिर रिवाइज किया था। हम अभी भी चाहते थे कि चुनाव हो, प्रांतों में हमारी सरकार बने, हम अंग्रेज़ों के साथ ब्रिटिश भारत में काम करेंगे। लेकिन लाहौर अधिवेशन में हमने पूर्ण स्वराज की मांग की। अब हम चाहते थे हमें पूरा स्वतंत्र भारत मिले। अंग्रेज इस एक्ट में दोनों में से एक मांग माने, वो भी पुरानी वाली, उन्होंने हमारा होम रूल हमको दिया। और इसी आधार पर प्रांतों में 2 ही शासन प्रणाली जो थी हटा दी गई। डुअल सिस्टम जो 1919 के एक्ट में आया था वो केंद्र में शिफ्ट हो गई, और प्रांतों में पहली बार प्रांतीय चुनाव हुए, आम चुनाव हुए। और 11 जो हमारे ब्रिटिश स्टेट थे उसमें से 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी और 3 प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। सब कुछ बढ़िया चलता रहा। पहली बार हमारे चुने हुए प्रतिनिधि भारत में आए। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहते थे। उत्तर प्रदेश के पहले प्रधानमंत्री बने थे गोविंद बल्लभ पंत। हर राज्य का अपना एक पीएम था। लेकिन इसी बीच
हालात थोड़े ख़राब हुए। मुस्लिम लीग की जो बुरी हार हुई थी वो पचा नहीं पाई। जिन्ना ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। वो चाहते थे कि ये सरकारें गिर जाएं, लेकिन हम अपनी तरीके से सरकारों को चलाते रहे। इसी बीच सेकेंड वर्ल्ड वार का माहौल बना। सेकेंड वर्ल्ड वार में ब्रिटेन ने जापान और जर्मनी के अगेंस्ट भारत को खड़ा कर दिया और ये घोषणा कर दी कि भारत भी इस युद्ध में हमारा साथ दे रही। हमने इस चीज़ का विरोध किया और इसी विरोध में जब कोई रास्ता नहीं निकला, हमने सरकारों से रिजाइन दे दिया और उसी रिजाइन को, उस त्यागपत्र को जिन्ना ने थैंक यू डे, धन्यवाद दिवस के रूप में मनाया। तो सरकारों का आना लगभग 24 महीने के आसपास ये सरकारें चल पाईं। 24 महीने से थोड़ा सा ज़्यादा, 2 साल से थोड़ा सा अधिक। और इस आधार पर इतने पॉइंट इससे निकलेंगे। तो इधर सरकारें गिरी। अब 1939 के भारत में हम प्रवेश कर चुके हैं। त्रिपुरी संकट कांग्रेस का बहुत फेमस है। सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के बीच का जो विवाद है, इस संकट की सबसे बड़ी विशेषता है इस आंदोलन की, इस अधिवेशन की। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ था, 1 साल पहले। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। त्रिपुरी जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसमें सुभाष चंद्र बोस और दूसरी तरफ पट्टाभी सीतारमैया जो गांधी जी की तरफ से थे, और 2 दावेदार थे, उम्मीदवार थे। और फाइनली त्रिपुरी सेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने। रमैया जी की हार हुई। गांधी जी इस हार को पचा नहीं पाए। उनके बीच, सुभाष चंद्र बोस के बीच में कई वैचारिक मतभेद हुए। ये अधिवेशन मार्च में हुआ था। मार्च में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बने। हरिपुरा फिर त्रिपुरी। तो कौन अधिवेशन में कौन अध्यक्ष बना था, इनसे भी क्वेश्चन आपके आएंगे। ये सब आप ध्यान रखिए। एनी बेसेंट आए तो 1917 कलकत्ता अधिवेशन, नायडू आए तो कानपुर अधिवेशन 1925, महात्मा गांधी आए तो 24 में बेलगांव। तिलक कभी बने नहीं, सुभाष चंद्र बोस के 2 हैं, बाकी नाम भी और आएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने अप्रैल 1939 में कांग्रेस से रिजाइन दे दिया। उनके रिजाइन देने के बाद कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और मई 1939 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। कुछ दिन वो पार्टी को चला पाए, उसके बाद वो जापान और जर्मनी का सपोर्ट लेने के लिए भारत से निकल गए और उसके बाद वो भारत से प्लान कर गए। बाकी सुभाष चंद्र बोस की बातें आगे देखेंगे। 1940 तक हम पहुंच चुके हैं। आज़ादी में अभी बहुत कुछ बताने को है, बहुत कुछ जानने को है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, राह उतनी ही घुमावदार हो जाएगी, ढेर सारे पॉइंट निकलेंगे। तो हम चाहते हैं बहुत जल्दबाजी ना करें। ज़्यादा तेज़ आंच करेंगे, चावल जलेंगे भी और पकेंगे नहीं। तो साथ ये हैं। बाकी और भी कई घटनाएं हैं जो अभी इसके अंदर दबी बैठी हैं। हम चाहेंगे कि अगली मुलाकात में आज़ादी को अच्छी तरीके से समझा दें, क्योंकि पॉइंट एक घटना में ढेर सारे पॉइंट्स हैं। हम चाहते हैं जो आए हुए क्वेश्चन हैं वो समझाने में एक बार आपकी कानों में पड़ जाएँ। फिर जब डिटेल से पढ़ाएंगे तो ये बार बार जब गूंजेंगे तो आज़ादी की कहानी दिमाग में रम जाएगी, रच जाएगी, बस जाएगी। इस उम्मीद के साथ आगे फिर मिलते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।